हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके कक्षा 6 से 8 के एग्जाम्स जो हैं वो शुरू होने जा रहे हैं बहुत जल्दी ही। तो उसी के लिए हम आप सभी की हेल्प के लिए, आपके एग्जाम्स की अच्छी तैयारी के लिए लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 6 से 8 के सैम्पल पेपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 का जो साइंस का सैंपल पेपर है एक, वो देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया हो जाए कि किस तरीके के कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और इसके साथ ही हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी जो है यहाँ देखेंगे, ताकि अगर इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका कक्षा 8वीं का जो साइंस का पेपर है उसके लिए आपको टाइम जो है वो कितना मिलेगा, 3 घंटे का। और मैक्सिमम जो आपके मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 80 नंबर। ठीक है, तो यानी कि आपका जो साइंस का क्लास 8th का पेपर होगा वो होगा 80 नंबर का। इसके अंदर आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, 5 या 4 आपको सेक्शंस मिलेंगे। एक सेक्शन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, यानी कि एमसीक्यूज का, जो कि आपके 1 मार्क्स के होंगे। एक सेक्शन डेफिनेटली आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का रहेगा। एक सेक्शन 3 मार्क्स के क्वेश्चन का, और एक जो लास्ट सेक्शन होगा वो होगा आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का। तो चलिए देख लेते हैं हम पहले इस सैंपल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर है लीफ यानी कि पत्ता। तो जो पौधे का पत्ता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। सेकंड क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, रिलीज होती है, जिसे हम छोड़ते हैं? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को हम जो ह्यूमन बीइंग है वो ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल वाष्प को पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल वाष्प को पानी में परिवर्तित यानी कि बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन यानी कि संघनन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स यानी कि बल, बल की जो इकाई है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो क्या होती है? न्यूटन। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानता है यानी कि ब्लड को फिल्टर करता है? तो वो कौन सा पार्ट होता है? किडनी। मनुष्य के अंदर जो किडनी यानी कि जो गुर्दे होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में मौजूद रक्त को, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो गैस होती है वो जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो जो सोलर एनर्जी है, यानी कि जो सोलर एनर्जी, जो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वो क्या है? एक नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो जो मंगल ग्रह है, मार्स जिसे आप कहते हैं, वो जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश में आने पर मानव शरीर में विटामिन डी बनता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है इनमें से? तो जो कॉपर है, तांबा जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी जो है वुड, रबड़, प्लास्टिक, ये सब क्या है? विद्युत के कुचालक हैं, यानी कि ये अपने आप में से ऊर्जा को पास नहीं होने देते, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है स्किन यानी कि त्वचा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इनमें से जो बर्निंग ऑफ वुड है यानी कि जो लकड़ी का जलना है, वो एक तरीके का केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दहन प्रक्रिया के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो दहन प्रक्रिया के लिए यानी कि कंबस्टन प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल? निम्नलिखित में से
अधातु कौन सा है? तो इनमें से जो सल्फर है जिसको आप गंधक कहते हैं वो एक अधातु है, लोहा भी धातु है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, धातु है, और कॉपर भी एक तरीके की धातु है। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? सल्फर। और लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, वातापेक्षी श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन गैस है वो आवश्यक होती है। तो ये 15 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके जो है फिलअप्स के और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस है। इसी टाइप के आपको या एक या दो और शब्दों में उत्तर वाले जो क्वेश्चन है, 1 और 2 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन भी आपको सेक्शन बी में देखने को मिल सकते हैं। तो सेक्शन बी भी आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का है। तो पहला क्वेश्चन है, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? केमिकल सिंबल ऑफ आयरन। तो केमिकल सिंबल ऑफ आयरन क्या होता है? Fe। ठीक है, आयरन के लिए होता है Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? वाटर को। जल को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक, यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला एक अक्षय संसाधन है। आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, यानी कि सत्य या असत्य। कोयला एक अक्षय संसाधन है यानी कि इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, तो ये फॉल्स है, गलत है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस जो है वो निकलती है। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट में आपको फिर से ट्रू फॉल्स बताना है। प्लास्टिक जैव अवक्रमणीय होता है, यानी कि जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, यानी कि वो वातावरण में जो है डिग्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में डैश कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। नेक्स्ट फिर से ट्रू फॉल्स का है, ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है। इसका कहना है कि जो साउंड है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर सकती है, तो ये असत्य है, गलत है, क्योंकि ध्वनि जो है, साउंड जो है वो कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कि दाब या दबाव जिसको आप कहते हैं, उसकी एसआई यूनिट, एसआई इकाई क्या है? पास्कल। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर डैश कहलाता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका का ऊर्जा घर, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रू फॉल्स का है, सूर्य एक तारा है। तो ये सच है, ट्रू है ये स्टेटमेंट कि सूर्य एक तारा है, सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेक्शन सी, जो कि आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का रहेगा, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिसके अंदर 2 मार्क्स के लिए। तो इसमें भी जो क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका अब क्या है, फसल चक्र क्या है और यह क्यों लाभदायक है? तो पहले आप फसल चक्र को एक्सप्लेन करेंगे। फसल चक्र में एक ही खेत में अलग अलग मौसम में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। इससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है, पोषक तत्व संतुलित होते हैं और कीटों तथा बीमारियों का खतरा कम होता है। तो ये हमने क्या फसल चक्र को एक्सप्लेन कर दिया और इसके जो लाभ हैं वो भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 2 जीवाणु और 2 विषाणु जनित रोगों के नाम लिखिए। तो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तपेदिक और हैजा। विषाणु जनित रोग कौन से हैं? डेंगू और पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, धातु और अधातु में क्या अंतर है? तो जो 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप कुछ कुछ मेन पॉइंट्स लिख देंगे कि धातुएं जो है चमकीली होती हैं, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं और ठोस होती हैं। उदाहरण इसका क्या है? जैसे कि तांबा। अधातुएं क्या होती है? भंगुर होती हैं, विद्युत की खराब चालक होती हैं और ये गैस और तरल हो सकती हैं, जैसे कि सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है?
तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय गैस से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की ऊष्मा को धरती पर रोकती है, जिससे कि तापमान बढ़ता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हार्मोन क्या है? 2 हार्मोन के नाम लिखिए। तो हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक हैं। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक हैं जो शरीर के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। और हार्मोन्स के उदाहरण क्या क्या हैं? इंसुलिन और थायरॉक्सिन। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि घर्षण क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है कि फ्रिक्शन क्या है। तो घर्षण वह बल है जो 2 सतहों के बीच उनके संपर्क में आने पर गति का विरोध करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर फर्श पर चलते समय जूते और जमीन के बीच में घर्षण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र समूह क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले आप नक्षत्र समूह को एक्सप्लेन करेंगे। नक्षत्र समूह तारों का एक पैटर्न है जो एक विशेष आकृति बनाता है। उदाहरण के लिए है सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी कि 7 तारे हैं आसमान के अंदर जो एक विशेष पैटर्न बनाते, एक विशेष आकृति बनाते हैं। तो नक्षत्र समूह क्या होता है? नक्षत्र समूह तारों का एक पैटर्न है जो कि एक विशेष आकृति बनाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जल जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? जल पोषक तत्वों को घोलकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो इसलिए जो जल है वो जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद आ जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में सेक्शन डी, जो कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का रहेगा। और इसमें जो है आप क्वेश्चन का आंसर कम से कम 30 से 40 शब्दों में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका है कि पौधों में स्टोमेटा की क्या भूमिका है? तो आंसर देख लेते हैं हम। रंध्र यानी कि जो स्टोमेटा है वो पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये रंध्र क्या करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और इसके साथ ही रंध्र यानी कि स्टोमेटा के माध्यम से पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसलिए जो है ये क्या है? पौधों के अंदर स्टोमेटा की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाएं। आपको जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही यह प्रक्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी बन सकता है कि पत्तों में कौन से पदार्थ के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो जो क्लोरोफिल है उसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल क्या है? आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो जल चक्र पृथ्वी पर जल के सतत संचरण की प्रक्रिया है। इसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा शामिल होते हैं। समुद्रों, नदियों और झीलों से पानी वाष्पित होकर बादल बनता है और संघनित होकर वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आ गिरता है। तो ये इस तरीके से जो हमारा वाटर साइकिल है वो चलता है। जल चक्र इस तरीके से चलता है। ठीक है। इसमें आप डायग्राम भी बना सकते हैं कि जैसे आपने नीचे जो है ये नदी या समुद्र बना दिया। ठीक है। फिर इससे जो पानी क्या है ऊपर जा रहा है वाष्पीकरण से, तो यहाँ जो आप प्रोसेस लिख देंगे वाष्पीकरण की। ठीक है। उसके बाद जो है ये वाष्पीकरण के बाद इसके बाद ऊपर इससे क्या होंगे? बादल बन जाएंगे। फिर इसके अंदर जो ये वाटर की ड्रॉप्स हैं ये इकट्ठे हो जाएंगी और फिर ये बारिश के रूप में वापस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो इस वाटर साइकिल को दिखा सकते हैं डायग्राम की हेल्प से भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो सकती हैं। इसके अलावा हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों में अंतर समझाएं। तो नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, जबकि गैर नवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं और समाप्त होने पर पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते। जैसे उदाहरण के तौर पर कोयला और पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम जितना हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं तो वो खत्म होता जाता है, वो कम होता जाता है, उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को धरती के पास रोक लेती है, जिससे धरती का तापमान बढ़ जाता है। इससे वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। मानव पाचन तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? तो मानव पाचन तंत्र भोजन को छोटे छोटे घटकों में विभाजित करता है ताकि पोषक तत्वों का अवशोषण हो सके। यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है और आहार नली, पेट और आंतों के माध्यम से होती है। पाचक रस और एंजाइम भोजन को पचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41। वनों की कटाई पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है? तो वनों की कटाई से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होता है। इससे मिट्टी का कटाव, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन होता है। इसके अलावा वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। तो ये सेक्शन डी भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आएगा सेक्शन ई, जो आपका रहेगा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र को चित्र सहित समझाइए। तो जो यहाँ आपको ये मानव पाचन तंत्र का चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना देंगे और इसमें जो मेन नेम है पार्ट्स के, उनके नेम जो आप लिख देंगे। जैसे कि सबसे पहले माउथ से प्रोसेस शुरू होगी, मुंह से जब हम खाना लेंगे, उसके बाद जो है इसोफेगस के माध्यम से ये नीचे जाएगा, फिर हमारा स्टमक आ जाएगा और इधर जो है साइड पे लीवर रहेगा। स्टमक के बाद जो है ये पैनक्रियास आ जाएगा और इस साइड जो है गॉल ब्लेडर रहेगा। इसके बाद जो है पैनक्रियास के नीचे जो है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आएगी और गॉल ब्लेडर के नीचे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर इसे एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद अगर अब हम देखें कि मानव पाचन तंत्र में भोजन को सरल रूपों में बदलने की प्रक्रिया होती है। इसके प्रमुख अंग होते हैं, पहला है मुख यानी कि मुंह, भोजन चबाने और लार में मिलाने के लिए। दूसरा होता है अन्न नली, जो कि भोजन को पेट तक लेकर जाती है। तीसरा है आमाशय, ये क्या करता है? गैस्ट्रिक रस से प्रोटीन को तोड़ता है। फिर छोटी आंत का क्या काम होता है? पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। और बड़ी आंत क्या करती है? पानी को अवशोषित करती है और मल बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है प्राकृतिक घटनाएं क्या हैं? आकाशीय बिजली और भूकंप को समझाइए। तो प्राकृतिक घटनाएं वे घटनाएं हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण होती है। आकाशीय बिजली बादलों के बीच विद्युत आवेश के असंतुलन से चमक और ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आकाशीय बिजली। और भूकंप क्या होता है? पृथ्वी की
टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे कि धरती हिलने लगती है और उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, बल की अवधारणा और इसके प्रभाव उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले आप बल को एक्सप्लेन करेंगे कि बल क्या है। बल वह कारण है जो किसी वस्तु की गति, दिशा और आकार में परिवर्तन कर सकता है। गति में परिवर्तन के लिए कैसे होगा? गति में परिवर्तन का उदाहरण, गेंद पर बल लगाने से वह लुढ़कने लगती है। ठीक है, यानी कि एक बॉल को अगर हमने बिल्कुल एक जगह पे रखा हुआ है तो वो कोई मूवमेंट नहीं करेगी, लेकिन अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये क्या है? इस तरीके से लुढ़कने लगेगी, मूव करने लगेगी। ठीक है। दिशा में परिवर्तन, बैडमिंटन रैकेट से शटल की दिशा बदल सकती है। आकार में परिवर्तन, स्प्रिंग को खींचने से उसका आकार बदल जाता है। ठीक है, तो ये आपका है कंप्लीट क्वेश्चन सैम्पल पेपर है आपका, ये एक 8वीं कक्षा की साइंस के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को अच्छे से देख लें, आंसर्स के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, और जो आप अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी करें ताकि आपको फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। और इसी के साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज जो है टाइम पर मिल सके। और इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं अगर आपको किसी और टॉपिक पर हेल्प की आवश्यकता है। और इसके साथ ही आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।